हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है उसमें आज हमें इंडियन लिटरेचर का पार्ट सेकंड पढ़ना है, जिसमें आज हम द्रविडियन लिटरेचर को समझेंगे। इंडियन लिटरेचर के पार्ट वन में मैंने आपको संस्कृत, पाली और प्राकृत लिटरेचर के बारे में समझाया था। आज हम कुछ द्रविड़ लिटरेचर के बारे में समझेंगे और कुछ एक पॉइंट्स पर्शियन लिटरेचर के बारे में भी। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस को फॉलो नहीं किया है, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। राइट, कॉन्सेप्ट चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उन प्लेलिस्ट में एंशियंट और मेडिवल के टॉपिक्स को थॉरली कवर कीजिएगा। उसके अलावा मॉडर्न और कल्चर की सीरीज़ अभी हमारी चल रही है। इन सभी सेशंस को थॉरली फॉलो कीजिए। इनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दीजिए और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आप लोग जानते हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री पर मिल जाएंगे पीडीएफ सारे। और सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेशंस मिसिंग हैं। वो एक्चुअली मिसिंग नहीं है, वो सेशंस मैंने स्पेशल क्लासेस में करवाए हैं। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर स्पेशल क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे और उन मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस को कवर कीजिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। इसी नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट। प्लस से ऑलवेज बेटर रहेंगे, लेकिन आइकॉनिक प्लान्स क्यों? क्योंकि आइकॉनिक प्लान्स में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का मैंने यूज़ किया तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से फॉर्म को भर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को। उसके अलावा टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 50 प्रीलिम्स के लिए और 30 मेंस के लिए 80 टेस्ट एवरी ईयर, जिनकी वैसे तो वर्थ है 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज साथ में मिलती है, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। राइट, तो अगर आप एक साल का प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो वो एक साल का प्लान मेंस 2022 तक वैलिड रहेगा। जीएस के सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो ऑप्शनल के जो भी ऑप्शनल आपने चूज़ किया उसकी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। और अनअकैडमी जो है वो अपनी तरफ से आपको एक प्रॉमिस भी कर रहा है। अगर आप 2 साल का प्लान अगर सब्सक्राइब करते हैं और अगर 2 साल में आपका यूपीएससी सीएससी क्रैक नहीं होता है तो अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और देगा। ये अनअकैडमी का प्रॉमिस है। सो 7 जुलाई से पहले सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी के इस प्रॉमिस के साथ आप जुड़े। राइट, 2 साल का अगर आप प्लान लेते हैं, मान लीजिए आपने जीएस प्लस ऑप्शनल लिया, ठीक है, तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही, प्लस अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिलेगा कि अगर 2 साल में क्रैक नहीं होता है तो 1 साल सब्सक्रिप्शन और मिलेगी साथ में। ठीक है, अनअकैडमी के नोट्स भी समझ रहे हैं, मतलब स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिल रहा है आपको, और एसएससी प्लस बैंक के एग्जाम की सब्सक्रिप्शन भी मिल रही है 1 साल की। ठीक है, उसके अलावा अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट जो है वो होने जा रहा है जुलाई 11 को 11 AM पर ये टेस्ट होगा। टॉप रैंकर्स को ये प्राइजेस मिलेंगे, एप्पल आईपॉड, एयरपोर्ट, JBL स्पीकर। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये टेस्ट। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। एंड्रॉयड डिवाइस पर भी आप इस टेस्ट को दे सकेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, कोड यूज़ कीजिएगा या एनरोल करें, कोड यूज़ कीजिएगा मेरा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जैसा कि मैं बता ही रहा था ना, 1 साल का ऑफर आपका मेंस 2022 तक वैलिड रहता है और 2 साल का ऑफर आपका मेंस 2023 तक वैलिड रहता है। जीएस प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल पर ये कॉम्बो प्राइजेस है। राइट, 25% प्लस 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। दीज आर द कॉम्बो प्राइजेस। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर आइकॉनिक जीएस के लिए ये कॉम्बो प्राइजेस है और जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए कॉम्बो प्राइजेस है। दीज आर द न्यू प्राइजेस। सो 2 साल के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 83,100 का पड़ता है आपको जीएस प्लस ऑप्शनल, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है और अनअकैडमी का प्रॉमिस भी। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं मेरा चौहान सर हिस्ट्री तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलता है आप लोगों का सपोर्ट।
ऑलराइट। उसके अलावा फिनिक्स रिवीजन बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस शुरू हो रहे हैं। सो जल्द से जल्द जुड़े हैं अपनी तैयारी के साथ, ठीक है। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है आपके लिए। इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल और बहुत फ्लेक्सिबल से टेन्योर। राइट, हर नई वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए 20 बुक्स का सेट जो है वन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप कोई भी 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। अदरवाइज उसकी वर्थ 10,000 रुपीज़ है। और अन अकेडमी अनरावल यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अन अकेडमी का, जिसमें 3 वीडियोस पर डे होंगी आपकी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, जिसमें 10 क्वेश्चंस पर 3 वीडियोस पर डे होंगी और 10 क्वेश्चन पर वीडियो होंगे, जिसमें 5 बिगिनर लेवल के और 5 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हिंदी और बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट अन अकेडमी कॉम्बैट तो होता ही, आप लोग जानते ही हैं। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट होता है एंड्रॉयड डिवाइस पर। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, ठीक है। सो शुरू करते हैं। द्रविडियन लिटरेचर आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हमने संस्कृत लिटरेचर पढ़ा और द्रविडियन लिटरेचर की भी हमने काफ़ी हद तक जो है वो जानकारी इकट्ठा कर ली है। जब मैंने आपको चोल एम्पायर के बारे में पढ़ाया था या जब मैंने आपको संगम एरा के बारे में पढ़ाया था, तो हमने द्रविडियन लिटरेचर के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया था। बट स्टिल टॉपिक चल रहा है अभी, तो मैं द्रविडियन लिटरेचर एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि द्रविडियन लिटरेचर में कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब द्रविडियन रीजन साउथ इंडियन रीजन है इंडिया का, ठीक है। द्रविडियन लैंग्वेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 5 लैंग्वेज फैमिलीज हैं उसमें से एक है। कौन कौन सी लैंग्वेज फैमिलीज हमने समझी थी? सबसे पहली कौन सी है? इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। उसके बाद सेकंड है द्रविडियन लैंग्वेजेस। थर्ड कौन सी थी? आप तुरंत कमेंट में बताएंगे, बाकी साथ साथ मेरे लिखिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस है, टिबेटियन साइनो टिबेटियन लैंग्वेजेस है, ठीक है। और लास्ट में ग्रेट अंडमानीज लैंग्वेजेस है, राइट। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इन 2 लैंग्वेजेस की है। और ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो मतलब अंडमानीज लैंग्वेज तो ट्रेसिस में ही है, बिल्कुल ट्रेसिस में है। और लगभग सर्टेन कुछ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा परसेंट, 1 2 3% के आसपास जो है वो इन दोनों साइनो टिबेटियन को मिला दें और क्या बोलते हैं इन्हें, जो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं यानी मुंडा संथाली होल, ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको जोड़ दें तो इनकी 3% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बनती है, ठीक है। ट्रेसिस आप कह सकते हैं, और ट्रेसिस में अंडमानीज लैंग्वेज है। लेकिन मेजॉरिटी परसेंट जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंडो आर्यन लैंग्वेजेस और द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई थी नॉर्थ इंडिया वाली। आज हम द्रविडियन लैंग्वेजेस का लिटरेचर समझने जा रहे हैं। तो देर आर 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी? तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कन्नड़ और तेलुगु आपस में कल्चर शेयर करती हैं और मलयालम और तमिल आपस में ज़्यादा कल्चर शेयर करती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको कन्नड़ और मलयालम और तेलुगु और तमिल में भी कल्चर शेयर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ज़्यादातर ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो कन्नड़ और तेलुगु में कल्चर शेयर करता हुआ नजर आएगा आपको, और मलयालम और तमिल में कल्चर शेयर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चारों ही लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं। इनके अलावा 2 और क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत और उड़िया, ठीक है। जिसमें से सबसे अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है तमिल, और बाकी सब लैंग्वेजेस जो हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हुई हैं, राइट। सो आज हमें द्रविडियन लिटरेचर के बारे में समझना है। तो आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था द्रविडियन लिटरेचर सबसे पहले लिटरेरी एविडेंस हमें संगम एज के मिलते हैं, ठीक है। फिर संगम एज के बाद आपका जो शुरुआती मतलब जो लेटर फेज ऑफ एंशियंट टाइम है ना, लेटर क्लासिकल पीरियड है, यानी कि सेकेंड सेंचुरी सीई से 6th सेंचुरी सीई के बीच में हमें कुछ लिटरेचर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें
अर्ली मेडिवल पीरियड के लिटरेचर यानी कि चोल पीरियड का, और उसके अलावा पांड्यों का और बाकी पल्लव वगैरह जो हैं वो इन सब का भी लिटरेचर देखने को मिलता है। तो आज हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने आपको करा दी है ना, संगम एरा मैंने आपको कराया, पल्लव, चोल, चेरा, पांड्या, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आज हमें इनका लिटरेचर जो है वो थोड़ा और डेप्थ में जाकर पढ़ना है कि क्या क्या इनके लिटरेचर के बारे में जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं साउथ इंडिया के या द्रविड़ लिटरेचर में से। सो टीआरएफ का फंडा आप लोग जानते हैं, टर्म, रीजन और फीचर। तो यहाँ पर लिटरेचर में भी टीआरएफ चलेगा। टर्म जो है वो बिलोंग करेंगी लिटरेरी वर्क्स के साथ। हमें उस लिटरेरी वर्क का रीजन पता होना चाहिए और उसका फीचर क्या है, उसके फीचर में उसके ऑथर को भी जोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ बेसिक फीचर्स को भी देख लेंगे। राइट, तो टीआरएफ वाला फंडा जो है वो यहाँ भी चलाना है हमें, मॉडर्न, सॉरी नॉट मॉडर्न, लेकिन आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए टीआरएफ वाला फंडा जो है वो हम यूज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आता होगा ये। ठीक है ना, द्रविडियन लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द्रविडियन लिटरेचर के पहले पॉइंट्स के साथ। देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है द 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस, कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम डेवलप्ड देयर ओन लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन चारों का अपना अपना अलग लिटरेचर है, पहली बात। और इन ये सारी जो है वो क्या है, लैंग्वेजेस लिखी भी जाती हैं। मतलब तमिल लैंग्वेज की तमिल स्क्रिप्ट भी है, तेलुगु लैंग्वेज की तेलुगु स्क्रिप्ट भी है, कन्नड़ लैंग्वेज की कन्नड़ स्क्रिप्ट भी है, मलयालम लैंग्वेज की मलयालम स्क्रिप्ट भी है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट सिस्टम है, समझना है आपको। राइट, तमिल बिलोंग्स तमिल बीइंग द ओल्डेस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस, सबसे ओल्ड कौन सी है? तमिल। ठीक है, began writing earlier and produced the संगम लिटरेचर, द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन तमिल। तो द्रविडियन लिटरेचर में सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा है? संगम एज का संगम लिटरेचर, जिसमें हमारी 3 संगम हुई थी। पहली संगम का लिटरेचर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अवेलेबल नहीं है, दूसरी और तीसरी संगम से जो है वो हमें लिटरेचर अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें ये पहले तो संगम लिटरेचर को समझना है कि क्या है, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया। बाद में उनकी ट्रांसलेशन संस्कृत में हुई है, लेकिन इनिशियली संगम लिटरेचर तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, तमिल और संगम लिटरेचर जो है वो क्या है, आइए समझते हैं। तमिल एज अ रिटन लैंग्वेज वाज नोन सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, यानी कि क्रिश्चियन एरा जब से शुरू हुआ है ना, फर्स्ट सेंचुरी सीई, इनफैक्ट उससे पहले से ही, तभी से तमिल लैंग्वेज जो है वो नोन है। मतलब उसी के फर्स्ट सेंचुरी सीई या क्रिश्चियन एरा जब शुरू हुआ है, उसी के आसपास जो है वो तमिल लैंग्वेज के हमें सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं, रिटन सोर्सेस यानी लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, इट इज देयरफॉर नो वंडर दैट कंसिडरेबल संगम लिटरेचर was produced in early 4 centuries of the Christian era, although it was finally compiled by, so फर्स्ट सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक जो है वो संगम लिटरेचर मतलब लिखा गया है, और फिर फाइनली कंपाइल हुआ है 600 सीई में, पूरा का पूरा संगम लिटरेचर। ध्यान रखना है आपको, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइनर लिटरेचर क्या है और मतलब 8 का सेट क्या है, वो 18 का सेट क्या है, आज हमें समझना है उसे। राइट, poets who in these assemblies were patronized by kings and chieftains produced the Sangam literature over a period of 3 to 4 centuries। अब तमिल वाले एरिया में ये लिटरेचर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जितना भी क्लासिकल कल्चर है, ठीक है, कल्चरल जितनी भी क्लासिकल चीजें, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या इस तरह का लिटरेरी वर्क हो, इनको पैट्रोनेज मिली थी। ठीक है, सो दैट मीन संगम लिटरेचर को भी पैट्रोनेज मिली है किनकी? तमिल रूलर्स की। और तमिल रूलर्स कौन कौन थे उस समय संगम पीरियड के? चोल, पांड्या और चेर। ठीक है, चोला, पांड्या और चेरा, ये 3 जो हैं वो तमिल रूलर्स थे, और इन्हीं के पैट्रोनेज जो है वो तमिल लिटरेचर को मिली है या संगम लिटरेचर को मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पोएट्स, बार्ड्स एंड राइटर्स। अब ये संगम है क्या बेसिकली? तो जितना भी तमिल लैंड है, ठीक है, एंड इवन बियॉन्ड, वहां के पोएट्स, बार्ड्स यानी सिंगिंग बर्ड्स जो गाते हैं, एंड राइटर्स, ऑथर्स केम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ साउथ इंडिया टू मदुराई, सच असेंबलीज वर कॉल्ड संगम। ठीक है, सो बुलाया गया, पैट्रोनेज दी गई कि आइए
जितना भी तमिल स्कॉलर है, लिटरेरी स्कॉलर है, वो सब आइए मिलकर जो है वो अपने सभी लिटरेरी वर्क्स को डिस्कस करते हैं और एक संगम करते हैं कल्चर का अपने। ठीक है, तो इस तरह के 3 संगम परफॉर्म हुए हमें पता है ना। एंड द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन दीज असेंबलीज वाज कॉल्ड संगम लिटरेचर। द संगम लिटरेचर इज सेक्युलर इन नेचर। सेक्युलर है क्योंकि उसमें हमें शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यही 4 इंपॉर्टेंट सेक्ट उस समय फेमस थे। इस्लाम अभी तक नहीं पहुंचा था, क्रिश्चियनिटी अभी तक नहीं पहुंची थी। तो सेक्युलर जब हम कह रहे हैं तो इन 4 फॉलोइंग्स के बीच जो है वो एक सेक्युलर माहौल था। क्यों? क्योंकि हमें इसी पीरियड का जैन तमिल लिटरेचर भी देखने को मिलता है, इसी पीरियड का बुद्धिस्ट तमिल और मलयालम लिटरेचर भी देखने को मिलता है। मलयालम थोड़ी बाद का, लेकिन सेक्युलरिटी जो है वो हमें देखने को जरूर मिलती है इस रीजन में, राइट। एंड ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। 3 सच संगम वर्स हेल्ड। 3 संगम हुई और ये हैं वो 3 संगम। पहली प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर? देन मदुराई, उस समय की मदुराई में। किसने चेयर करी? अगस्त्य। ठीक है, ऋषि अगस्त्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। पहली संगम ऋषि अगस्त्य ने चेयर करी। किस किंगडम ने पेट्रोनाइज किया? तो पांड्या किंगडम ने पेट्रोनाइज किया। और क्या कोई लिटरेरी वर्क सर्वाइव्ड है? सो देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी लिटरेरी वर्क, मतलब अभी तक नहीं मिला है, हो सकता है भविष्य में मिल जाए, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लिटरेरी वर्क हमें नहीं मिला है जिसे हम कह सकें कि ये पहली संगम में लिखा गया था। ठीक है, सेकंड जो है वो कपाटपुरम में। अब ये कपाटपुरम भी जो है वो मदुराई के नजदीक ही है। ठीक है, कपाटपुरम में जो संगम हुई उसको पहले चेयर किया अगस्त्य ने, और फिर अगस्त्य के 12 शिष्यों में से जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी कि तोल कपियार ने फिर सेकंड संगम को लीड किया। यहां पर भी किस किंगडम ने पेट्रोनाइज किया है? तो पांड्या। सो संगम पीरियड की 3 शक्तियां, चोल, पांड्या और चेरा, इन तीनों में से तीनों संगम को पांड्यों ने पेट्रोनाइज किया है, और उनकी कैपिटल मदुराई, या उनका बहुत इंपॉर्टेंट शहर मदुराई जो है वो, मदुराई में ये संगम जो है वो हेल्ड हुई है। कैपिटल रही है बेटर पार्ट ऑफ मतलब देयर रेन, कैपिटल रही है, लेकिन शिफ्ट होती रहती थी। ठीक है, कैपिटल्स जो है वो शिफ्ट होती रहती थी। तो मदुराई इंपॉर्टेंट सिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कहा जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और लीड किया बुक कौन सी सर्वाइव्ड है? तोलकपियम। ठीक है, जिसके ऑथर हैं तोलकपियार, और ये क्या है? एक ग्रामेटिकल वर्क है तोलकपियम, जो कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में भी बताती है उस समय के, लेकिन प्राइमरली इट इज अ ग्रामेटिकल वर्क। तोलकपियार, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्ट है। तीसरी कहाँ हुई? तीसरी मदुराई में हुई, चेयर किया नाकीरार ने। ठीक है, और पेट्रोनाइज किया पांड्यों ने। और लिटरेरी वर्क क्या है? कवर्स एंटायर कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर। फिर उसके बाद आज जितना भी संगम लिटरेचर हम पढ़ने जा रहे हैं वो थर्ड संगम का सर्वाइव्ड है। फर्स्ट संगम में कुछ नहीं बचा, सेकंड में केवल तोलकपियार बची है। ठीक है, जो कि एक ग्रामेटिकल वर्क है, जो कि थोड़ा सा लाइट डालती है सोशल पॉलिटिकल सिचुएशंस पर, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस पर उस समय तमिलनाडु के। और तमिल लैंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी तमिलनाडु को बाद में तमिलनाडु के नाम से अभी जाना जाता है, राइट। बट चेरो वाला जो चेर जो तमिल भाषा बोलते थे वो इस समय प्रेजेंट डे केरला राज्य वाले रीजन में, जहाँ पर बाद में मलयालम डेवलप हुई, वहाँ पर पहले चेर तमिल भाषा का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अर्लीस्ट ऑफ दिस द्रविडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन सी है? तमिल है। तमिल में से ही धीरे धीरे, मतलब तमिल और मलयालम में डिफरेंस है, तमिल और तेलुगु में डिफरेंस है, तमिल कन्नड़ों में डिफरेंस है, लेकिन शुरुआती कुछ ना कुछ जो है वो आपको सिमिलर एलिमेंट्स नजर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि दीज लैंग्वेजेस आर कनेक्टेड, एंड इफ तमिल इज अर्लीस्ट दैट मीन्स, कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा कह दिया है कि तमिल से ही ये लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं, लेकिन स्टिल कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे, मतलब मलयालम और तमिल में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते आप दोनों लैंग्वेजेस को। सेम गोज फॉर तेलुगु और तमिल में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते दोनों लैंग्वेजेस को। ठीक है, बट कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अब हमें आज बेसिकली क्या पढ़ना है? हमें तोलकपियम और ये जो थर्ड संगम का जो लिटरेचर है, आज हमें बेसिकली ये थर्ड संगम का लिटरेचर पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या कहता है ये, और फिर
उसके बाद जो मतलब क्या बोलते हैं तमिल रीजन में जो भी लिटरेचर लिखा गया। संगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ अर्लीस्ट तमिल वर्क सच एज तोलकाप्पियम जो कि ग्रामर है, ठीक है। उसके अलावा पतिनेन या पडिनेन लिखा होगा कई जगहों पर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। थी और डी, थी, ती और डी, इन तीनों शब्दों को जो है वो इंटरचेंज करके मतलब लिखा जाता है तमिल भाषा में। मलयालम में भी इंटरचेंज करके लिखा जाता है। तो थी, ती या दी शब्द जो है वो आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर पदिनेन मेलकनकु या पतिनेन या पथिनेन मेलकलकु तीनों हो सकता था, ठीक है। द मेजर 18 एंथोलॉजी सीरीज, मेजर और माइनर दो एंथोलॉजी सीरीज हैं, ठीक है। मेजर जो है वो 18 है, 18 लिटरेरी वर्क्स हैं। थर्ड थर्ड संगम से निकल कर आ रहा है ये, कंप्राइजिंग एतु थोगाई। एतु थोगाई क्या है? 8 एंथोलॉजीज है एतु थोगाई में, राइट। एंड द पुत्तु पत्तु, पुत्तु पत्तु में 10 एंथोलॉजीज हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, टोटल जो है वो जो मेजर हैं वो 18 हैं, ठीक है, जिनको कंबाइंडली कहा जाता है पथिनेन मेलकनकु, ठीक है, जिसमें से 8 जो है वो एथु थोगाई हैं और 10 जो हैं वो पत्तु पत्तु हैं। द 8 एंथोलॉजीज एंड द एडल्स, ठीक है। पतिनेन मेलकनकु और दूसरा है द माइनर 18 एंथोलॉजीज, दो हैं, एक मेजर 18 एंथोलॉजीज हैं और दूसरी है माइनर 18 एंथोलॉजीज एंड द एपिक्स, ठीक है। उसके बाद हैं कुछ एपिक्स पढ़ेंगे आज, एपिक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे सिलपट्टिकरम जो है वो एक एपिक है। अर्लीस्ट तमिल वर्क्स कौन कौन सा? सबसे पहले तोलकपियम की बात करते हैं। इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट जो कि मौजूद है अभी तमिल ग्रामर रिटन बाय तोलकपियार, वन ऑफ द 12 डिसाइपल ऑफ सेंट अगस्त्य। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया ही, तोलकपियम तोलकपियार ने लिखा, इट्स अ ग्रामेटिकल वर्क बट स्टिल इट मतलब कुछ हद तक जो है वो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में समझाता है, ठीक है। अदरवाइज इट्स अ ग्रामेटिकल वर्क फॉर तमिल लैंग्वेज। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 9 इडियल्स या अयल्स। अयल्स और इडल्स का मतलब होता है सब पार्ट्स या छोटे हिस्से, ठीक है। एंड हैज अ, जैसे ऋग्वेद में मंडल है, यहाँ पर इयाल या अडियाल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 1612 सूत्र हैं जिसमें। अदर अर्लीस्ट वर्क्स वर अगत्यम और ऑन ग्रामर ऑफ लेटर इन लाइफ, सेंट अगतियार। तो सिमिलर समय का ही एंशियंट वर्क्स में कहा जाता है अगतियार, लेकिन ये संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पनीरू पदलम द एंड द काकी पदिनियम, पनीरू ये पनीरू पदलम जो है वो अगेन ये ग्रामेटिकल वर्क है और काकी पदनियम जो है वो ये लव स्टोरीज हैं कुछ, ठीक है, पोएम फॉर्म में है और लव स्टोरीज हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, आपको एक और सेंट का नाम ध्यान रखना है अगतियार, और अगतियार ने अगतियम लिखी, ठीक है। तोलकपियार ने तोलकपियम लिखी है, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्या बोलते हैं सेंट के नाम के आगे थिरु वर्ड भी लगा हुआ जुड़ जाता है कई बार, कई बार आपको थिरु लिखा हुआ मिल जाएगा। थिरु का मतलब जैसे श्री होता है ना, या होली, थिरु का मतलब होता है होली। जैसे कि हिंदी में अगर आप लिखते हैं किसी भी महापुरुष का नाम तो श्री महर्षि कुछ ना कुछ उनके साथ सैल्यूटेशन जुड़ता है, उसी तरह तमिल लैंग्वेज में थिरु सैल्यूटेशन जुड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कहीं अगर थिरु थिरु क्या बोलते हैं तो कपियार लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, या थिरु तोल कपियार लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 10 पोएम्स, या जिन्हें पट्टू पट्टू कहा जाता है। 10 एंड क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये। और देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि ये पोएम्स के रस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर दो मुख्य रस हैं जिनको आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। कहेंगे यहाँ पर लिखा होगा, यस, लव के लिए अहम और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए पुरम, ठीक है। तो दो बेसिक रस है यहाँ पर लिटरेचर में। तो सबसे पहला है मुरुगा रूपडाई। तो मुरुगा रूपडाई बाय नकीरार द्वारा लिखा गया है। नकीरार कौन है? जिन्होंने तीसरा संगम जो है वो लीड किया, ठीक है, या चेयर किया। तो एज द नेम सजेस्ट मुरुगा रूपडाई जो है वो क्या है, तमिल और मतलब सेलोन वाले रीजन में भी और मलयालम वाले रीजन में भी पूजा जाने वाले इनके एक देवता है, वॉरियर देवता है मुरुगन, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा सिरु परुपडाई किसके द्वारा लिखी गई? नटानार के द्वारा। उसके अलावा पेरू भनारूपदाई
मदुराई खांजी द्वारा बाय मंगूडी मरुदम, उसके अलावा पट्टिनपलाई बाय कन्नम एंड अदर वर्क्स कम इन दिस कैटेगरी। सो देखिए मोस्टली ये जो पोएम्स हैं ये क्या होंगी, ये लव से रिलेटेड होंगी, ठीक है। द पोइट्री इन पत्तपत्तू वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, कौन कौन से? अहम जो लव से डील करते हैं, लेकिन पुरम जैसे ये मुरु गरु पदाई जो है वो ये पुरम है, ठीक है। बट सेम टाइम पेरुम बनरू पदाई जो है वो क्या है, अहम है। तो ये अहम और पुरम में बटे हुए हैं। मोस्टली जो पोएम्स हैं ये अहम से जुड़ी हुई हैं, लव से जुड़ी हुई लव स्टोरीज होंगी, राजाओं और अन्य मतलब प्रिंसेसेस के बीच में लव की स्टोरी होंगी। अन्य कई एपिक्स भी आगे हम देखेंगे, जैसे शिल्पदिकरम जो है वो भी एक मतलब ट्रेजिक लव स्टोरी ही है वो एक तरह से, ठीक है, बट है स्टिल रिवॉल्व अराउंड लव, राइट। नेक्स्ट आएगी 8 एंथोलॉजीज जिनको एत्तू तोगाई कहा जाता है, ये एत्तू थोगाई कहा जाएगा। एन गुरुनुरु कंपाइल्ड बाय गुदलूर किलार कंसिस्ट ऑफ 500 इरोटिक पोएम्स। तो ये लव से जुड़ी हुई हैं और कुछ इरोटिक पोएम्स भी होंगी, ठीक है, सेंशुअलिटी से भी जुड़ी हुई पोएम्स आपको नजर आएंगी। उसके अलावा तो ये क्या है, ये बेसिकली अहम है, राइट। अगनानुरु कंपाइल्ड बाय रुद्र सरनम कंसिस्ट ऑफ लव पोएम्स, ये भी लव पोएम है। उसके अलावा नरी नाई कंप्राइजेस 400 शॉर्ट पोएम्स ऑन लव, अगेन अ लव पोएम। उसके अलावा कुरुन थोगाई 400 लव पोएम्स। पुरनरु कंसिस्ट ऑफ 400। अब नाउ आई एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दीज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रट लेनी है, लेकिन आपको बेसिक सेंस पसंद होनी चाहिए कि गुरु नुरु, अगर गुरु नुरु वर्ड आपको लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू संगम लिटरेचर, ठीक है। अगन नुरु अगर आप लिखा हुआ देख रहे हैं तो संगम लिटरेचर पता होना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे कि ये किसने लिखा, किसने लिखा ये पार्ट जो है वो पूछा जाता है। अगर आप मतलब तमिलनाडु के अगर आप राज्य के सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयार कर रहे हैं वहाँ के, तो वहाँ पर किसने लिखा तो वो डेफिनेटली सवाल वहाँ पर बनेगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में किसने लिखा इतनी डीप में इन सब के लिए नहीं जाएंगे, यानी 8 एंथोलॉजी या पत्तू पत्तू के लिए किसने लिखा उसमें नहीं जाएंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ग्रेट एपिक्स है जैसे तोलकपियम तोलकपियार, ठीक है, अगत्यम अगत्यार, ये जो इंपॉर्टेंट कुछ जो है ना फ्यू, यहां पर ऑथर का नाम पूछा जा सकता है। जो 8 एंथोलॉजीज हैं या जो 10 एंथोलॉजीज हैं, ठीक है, जो पत्तू पत्तू है, इन सब में ऑथर का नाम पूछा जाना हाईली अनलाइकली है। अब अगर यूपीएससी जो है वो आपको मतलब समझ रहे हैं डिफिकल्ट एज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन के फॉर्म में डाल रही है इस क्वेश्चन को, तो हो सकता है पूछा जा सके, लेकिन जनरली स्पीकिंग ऑथर जो है वो नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि ये वर्क जो है वो किस मतलब समझ रहे हैं इस टर्म का मतलब क्या है। टीआरएफ का मतलब टर्म किस रीजन से बिलोंग करती है, तमिल रीजन से बिलोंग कर रही है। और फीचर फीचर क्या है, तो एक ये अहम पोएम है ना, लव स्टोरी है, लव पोएम्स है, राइट। नेक्स्ट द नंदाज एंड मौर्याज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस तरह का नंदा एंड मौर्य रेफर्ड इन वन ऑफ द पोएम्स कलितोगाई कंप्राइजेस लव पोएम, ठीक है, सॉरी यहां पर फुल स्टॉप है, ये कलितोगाई अलग है। नंदाज और मौर्यज का जिक्र जो है वो हमें कहां पर मिलता है, एतु तोगाई में, ठीक है। तो जिस तरह हमें पता चला कि मॉरियंस को मतलब हमारे पास ये सोर्स होने चाहिए ना, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया बेसिकली, कि क्या मॉरियंस को साउथ इंडियन राज्यों के बारे में जानकारी थी, क्या गुप्ताज को साउथ इंडियन राज्यों के बारे में जानकारी थी। तो आप मुझे दोनों के सोर्सेज बताएंगे, मॉरियंस के भी और गुप्तों के भी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि क्या किसी लिटरेरी वर्क में या किसी इंस्क्रिप्शन में, पिलर रॉक, माइनर मेजर, कहां पर मॉरियंस एज वेल एज गुप्ताज के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं कि उनको साउथ इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया के राज्यों के बारे में पता था या नहीं। नाउ सेम गोज साउथ इंडिया के जो मतलब संगम जो पीरियड के जो मतलब राज्य हैं, क्या उनको नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट में क्या चल रहा है उनके बारे में पता था। तो एत्तू थोगाई में हमारे पास नंद और मौर्य के बारे में जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सवाल बन सकता है, ठीक है। कलित हो गए। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर मैं बार बार स्ट्रेस डालता हूं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर क्वेश्चन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर क्वेश्चन बन ही जाता है, राइट। नंदाज एंड मौर्यज आर रेफर्ड इन वन ऑफ द पोएम्स, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी।
तो अब यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस एत्तुतोगाई पोएम में नंदाज और मोरेस के बारे में जानकारी है। यहां तक पूछा जा सकता है कि नंदाज और मोरेस के बारे में जानकारी संगम लिटरेचर में कहां पर देखने को मिलती है, तो जवाब है एत्तुतोगाई की पोएम्स में, राइट। परिपदल हैज 24 पोएम्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स, और पदिरुपत्तू इज अ शॉर्ट कलेक्शन ऑफ 8 पोएम्स इन प्रेज ऑफ चेरा किंग्स। अब ये है इंपॉर्टेंट, चेरा किंग्स के प्रेज में हमें कहां पर संगम लिटरेचर में लिखा हुआ मिलता है, तो पदिरुपत्तू जो है वो क्या है, शॉर्ट पोएम्स हैं किनकी प्रेज में, चेरा किंग्स की प्रेज में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक सवाल बन सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द 8 एंथोलॉजीज आर ऑल्सो इन 2 ग्रुप्स, अहम और पुरम। तो जैसे कि ये पुरम है, राइट, जो किंग्स के बारे में, गॉड्स के बारे में ये पुरम है, अदरवाइज ये बाकी सारी अहम थी जो लव से रिलेटेड है। नेक्स्ट आएंगे 18 माइनर वर्क्स, पदिनेन किलकनकू। माइनर वर्क्स क्या क्या है, ठीक है, दीज आर वर्क्स कॉल्ड माइनर वर्क बिकॉज, क्योंकि देखिए ये जो बाकी मेजर वर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पोएम्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हैं। माइनर वर्क्स इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये पोएम्स जो हैं वो बहुत छोटी हैं, राइट। दीज वर्क्स आर कॉल्ड माइनर वर्क बिकॉज द पोएम्स इन दीज आर शॉर्टर देन दोज इन एत्तुथोगाई एंड पत्तू पत्तू, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर। और ये किस संगम में लिखा गया है, 3rd संगम में, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर तिरुकुराल और थिरुवल्लुवर, राइट। अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि थिरु वर्ड या तिरु जो है वो आपको शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर पोएम का नाम तो कुराल है, हमने तो कुराल पढ़ा है, थिरु कुराल नहीं पढ़ा है। तो थिरु का मतलब होता है होली, ठीक है, मतलब पायस, पवित्र, तो पवित्र कुराल। सो थिरु कुराल किसके द्वारा लिखी गई है, थिरुवल्लुवार द्वारा। तो आप कहेंगे कि ऑथर का नाम तो हमने पढ़ा है वल्लुवार, तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। थिरु जो है वो उनके नाम के आगे होलीनेस जुड़ी हुई, जैसे हिज हाईनेस जुड़ा होता है राजाओं के नाम में, ठीक है। तो यहां पर क्या जुड़ा है, थिरु, थिरुवल्लुवार, नोन एज द बाइबल ऑफ तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वल्लुवार द्वारा लिखी गई है, क्या बोलते हैं, कुराल। और ये बाइबल ऑफ तमिलनाडु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एथिक्स और मोरालिटी के बारे में जानकारी दी गई है कि तमिल जो व्यक्ति है, पुरुष और महिला है, उनकी एथिक्स और मोरालिटी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर टू धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र जैसी है ये, राइट। इट इज कंपाउंड ऑफ, अब देखिए क्यों मैंने सिमिलर टू धर्मशास्त्र कहा, क्योंकि धर्मशास्त्रों में से वर्क जो है वो निकाले गए हैं इसमें, राइट। अर्थशास्त्र से वर्क निकाले गए हैं, काम सूत्र से, और द नलदियार एक्सेट्रा, राइट। सो दैट मीन्स इसमें ये जो कुराल जो वर्क है इसमें आपको धर्मशास्त्र यानी कि मोरालिटी और एथिक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी, और काम सूत्र यानी कि लव से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, मेल और फीमेल के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। थिरुवल्लुवार्स वर्क, और शॉर्टली कॉल्ड कुराल, is a classic Tamil text consisting of 1330 couplets। अब ये couplets है जिनको कुराल कहा जाता है। कुराल क्या होते हैं, जैसे जिन्हें हम दोहे कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ में जिन्हें दोहे कहा जाता है, तमिल में उन्हें कुराल कहा जाता है, यानी 2 लाइंस की शॉर्ट पोएम, राइट, डीलिंग विद एवरीडे वर्च्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल। कुराल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद एपेक्स। अब इन एपिक्स के माध्यम से मोरालिटी, अब जितने भी एपिक्स है ना, जैसे महाभारत और रामायण है, ये मोरालिटी तो सिखाते हैं, एथिक्स तो सिखाते हैं ये, ठीक है। तो एपिक्स में मोरालिटी और एथिक्स की बात होती है। सेकेंड पार्ट विद पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, एंड थर्ड पार्ट विद लव। सो जो काम सूत्र वाला है वो लव से रिलेटेड, जो अर्थशास्त्र वाला है पॉलिटी गवर्नमेंट, और जो धर्मशास्त्र वाला है वो एपिक्स या मोरालिटी और एथिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब अन्य एपिक्स की बात करते हैं, तो जो क्या बोलते हैं माइनर वर्क है, माइनर वर्क में से सबसे इंपॉर्टेंट जो पोएम है वो है कुराल, रिटन बाय वल्लुवार। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल बनता है। नेक्स्ट आएंगे एपिक्स। एपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स कौन कौन सी है, शिलपदिकरम और मणिमेकलाई। अब ये शिलपदिकरम और मणिमेकलाई के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी है, ठीक है। कन्नगी और कोवलम की ट्रेजिक लव स्टोरी है कि किस तरह कोवलम जो है वो
कन्नगी का हस्बैंड कोवलम किसी एक और लड़की के प्यार में पड़ जाता है और कन्नगी फिर भी एक्सेप्ट करती है अपने पति को, लेकिन पांड्या शासक जो है वो एग्जीक्यूट करा देता है किसको, कोवलम को। और इससे गुस्से में आकर जो कन्नगी हैं वो बहुत भीषण रूप ले लेती हैं और पांड्या रूलर की एक शहर को जो है वो भस्म कर देती हैं और आज तक उनको एक देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो सिलपट्टिकरम और मणिमेकलाई दोनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में। कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि सिलपट्टिकरम से ही नेक्स्ट स्टोरी जो है वो मणिमेकलाई निकल कर आती है। जो हस्बैंड मैंने बताया ना आपको, क्या नाम था उसका, कोवलन। कोवलन और उसकी जो प्रेमिका थी, उन दोनों के प्रेम से जो पुत्री उन्हें प्राप्त हुई है उनका नाम है मणिमेकलाई। ठीक है, पढ़ते हैं इनके एपिक्स के बारे में। दीज एपिक्स थ्रो लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ तमिल्स फ्रॉम द 2nd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी सीई। सिलपट्टिकरम के बारे में देखते हैं। इट वॉज रिटन बाय मांगो नहीं होगा, यहाँ पर इलांगो होगा। ठीक है, इलांगो, यहाँ पर मांगो लिख दिया गलती से, इलांगो अदिगल, ग्रैंडसन ऑफ करिकला द ग्रेट चोला किंग। अब आप मुझे बताएंगे इलांगो अदिकल इज रिलेटेड टू हुम ऑल्सो, एक और किसी व्यक्ति से रिलेटेड है जिसने पेट्रोनाइज किया है इलांगो अदिकल की इस मतलब एपिक को, सिलपट्टिकरम को, उस चोल शासक का आप मुझे नाम बताएंगे। ठीक है, कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैंने चोला एम्पायर में पढ़ाया भी था। इट इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट कोवलन ऑफ पुहार हु फॉल्स इन लव विद डांसर माधवी। डांसर माधवी से कोवलन की शादी हो रखी है। कोवलन जो है वो उनकी वाइफ है कनगी, लेकिन उनको प्यार हो जाता है माधवी से, और माधवी और कोवलन जो है वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टिंग हिज ओन वाइफ कनगी who in the end revenges the death of her husband, और her husband was executed by पांड्या रूलर। देखिए, पांड्या रूलर एग्जीक्यूट करता है, और आप मुझे बताएंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पांड्या रूलर एंड हु पैट्रोनाइज्ड सिलपट्टिकरम, एंड दैट रूलर वाज अ चोला रूलर, राइट। कराईकला का डिसेंडेंट ही है वो रूलर, राइट। और ये रिश्तेदार हैं आपस में, इलांगो और वो रूलर जिसका नाम मैं पूछ रहा हूँ। कमेंट में मेंशन कीजिएगा उस रूलर का नाम क्या है, राइट। सो पांड्या रूलर का नाम भी बताएंगे आप, जिसने कन्नगी के हस्बैंड कोवलन को एग्जीक्यूट भी करवाया। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट दी, और बदले में कन्नगी ने जो है वो पुहार शहर में आग लगा दी, राइट। हैंड्स ऑफ पांड्या किंग एंड बिकम्स अ गॉडेस, और आज जो है वो एक गॉडेस की तरह पूजा जाता है सेलोन वाले, यानी कि तमिलनाडु, सॉरी, श्रीलंका में भी और तमिल रीजन में भी और कुछ हिस्सा मलयालम में भी, यानी कि केरला में भी। नेक्स्ट आएगा मणिमेकलाई। मणिमेकलाई कौन है? मणिमेकलाई शब्द का मतलब क्या होगा? एक स्ट्रिंग पर, एक 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 बेल्ट के ऊपर जेम्स को जड़ना। ठीक है, या बेल्ट के ऊपर जेम्स जड़े हो, मणि जो है वो मेकलाई पर हो, राइट। तो कोवलन और माधवी के प्यार से जो पुत्री उन्हें प्राप्त हुई, उन पुत्री का नाम था मणिमेकलाई। इट वॉज रिटन बाय पोएट सतनार। सतनार पोएट ने लिखी है पहली, जो है वो इलांगो इदगल ने लिखी है, और ये सतनार ने। इट इज स्टोरी ऑफ मणिमेकलाई द डॉटर ऑफ कोवलन माधवी ऑफ द अर्लियर एपिक। बट ये स्टोरी जो है वो सिलपट्टिकरम से बिल्कुल अलग हो जाती है। सिलपट्टिकरम एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, और ये थोड़ी सी अलग है। ये थोड़ा बुद्धिज्म और पॉलिटिकल सोशल लाइफ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, लेकिन ये है कैरी ऑन पहली एपिक का ही, राइट। द मेन एम ऑफ दिस एपिक सीम्स टू बी एक्सपाउंड द एक्सेलेंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन थ्रू द मीडियम ऑफ travails of Manimekalai, conquest on the loss of the city of Puhar when the sea eroded into the coast. So पुहार को जलाया गया, समंदर जो है वो अंदर तक एंटर कर गया, बाढ़ आई, और मतलब वहाँ से जो लोगों ने सर्वाइवल किया है, पॉलिटिकल सोशल उस समय की जो सिचुएशंस रही उसके बारे में समझाता है ये। और ये मणिमेकलाई भी अपनी माता माधवी की तरह एक डांसर थी, बाद में देवदासियों की तरह जाना गया इन्हें, और बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। शी वॉज अ भिक्षुणी। ठीक है, भिक्षुणी कहा जाता है, जैसे भिक्षु, भिक्षु, सो शी वॉज अ भिक्षुणी, राइट, एंड ऑल्सो अ डांसर। From 6th to 12th century CE, the Tamil devotional poems written by Nayanar। अब 6 से 12th यानी कि अभी तक हमने देखा क्या बोलते हैं, क्लासिकल और लेट क्लासिकल पीरियड, ठीक है, यानी कि एंशियंट टाइम्स का लिटरेचर देखा। अब हम देखते हैं अर्ली मेडिवल। अर्ली मेडिवल तमिल लिटरेचर नायनार और दूसरा किसने लिखा है? अल्वारो ने।
ठीक है। नयनार कौन है? नयनार शैविज्म को फॉलो करते हैं। 63 नयनार जो है वो सेंट माने जाते हैं। और अलवार कौन है? अलवार जो है वो वैष्णविज्म को बिलोंग करते हैं और 12 अलवार माने जाते हैं, जिनमें से एक अलवार जो है वो महिला है। ठीक है, तो उस महिला अलवार का नाम आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे कौन है। ठीक है। From 6th to 12th century CE, the Tamil devotional poems written by Nayanars, saint who sang in praise of Shaivism and Alvars, ठीक है, हेराल्ड द ग्रेट भक्ति मूवमेंट। और यहां से जो है वो धीरे धीरे भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से, अलवार और नयनार के एफर्ट से भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया से शुरू होता है। ठीक है, और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया तक फैलेगा। ग्रेट भक्ति मूवमेंट which engulfed the entire Indian subcontinent during this period, कंबा रामायणम, कंबा रामायण जो है वो कंबार द्वारा लिखी गई, एंड पेरिया पुराणम वर टू तमिल लिटरेरी क्लासिक्स, राइट। पेरिया पुराणम क्या है? इन नयनार्स के बारे में, नयनार्स का जीवन कैसा चला कैसा नहीं चला, इनके लाइफ के बारे में जानकारी जो है वो पेरिया पुराणम में लिखी है। और कंबा रामायणम एज द नेम सजेस्ट वाज अ तमिल वर्जन ऑफ वाल्मीकिज रामायण। ठीक है, जो कि कंबार ने जो है वो ऋषि कंबार ने लिखी है। ठीक है, या तमिल सेंट कंबार ने लिखी है कंबा रामायणम। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है अलवार और नयनारों का। ठीक है, अब ये रामायणम वैष्णविज्म से जुड़ी हुई है, तो आप मान सकते हैं कि ये एक अलवार ने लिखी है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे तेलुगु। सो दिस वाज तमिल लिटरेचर ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल टाइम, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम तेलुगु लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं, राइट, क्योंकि हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारे कवर करने हैं। द विजयनगर, अब तेलुगु वाला रीजन यानी आंध्रा वाला रीजन, और आंध्र वाले रीजन में जो शक्ति प्रोमिनेंट रही मेडिवल टाइम्स में वो थी विजयनगर। और विजयनगर एम्पायर ने ही तेलुगु लिटरेचर को पॉपुलर किया। ठीक है, जबकि देखिए विजयनगर एम्पायर शुरू करने वाले लोग तेलुगु थे, लेकिन उन्होंने विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश किया कन्नड़ रीजन में। तो शुरुआत में उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया, जो शुरुआती जो क्या बोलते हैं तेलुगु डायनेस्टी के जो तेलुगु, यस, क्या बोलते हैं विजयनगर एम्पायर के जो पहली डायनेस्टीज थी। आप मुझे बताएंगे उन 4 डायनेस्टीज का नाम क्या है विजयनगर एम्पायर की, जिसमें से जो पहली डायनेस्टी थी वो आए तो वो तेलुगु रीजन से थे, लेकिन कन्नड़ वाले रीजन में उन्होंने अपनी डायनेस्टी को सेट किया, तो उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया। तो जब हम कन्नड़ लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र देखेंगे उन शासकों का। ठीक है, बुक्का वगैरह, हरिहर वगैरह, राइट। नाउ लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे जब तुलुवा शासक आए, उन्होंने जो है वो आंध्र वाले रीजन या आंध्र लिटरेचर को जो है वो पैट्रोनाइज, मतलब आंध्र रीजन के तेलुगु लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया, और वहां से विजयनगर एम्पायर के अंडर तेलुगु लिटरेचर ने अपना गोल्डन एज जो है वो एक्वायर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विजयनगर एम्पायर की वजह से ही कन्नड़ लिटरेचर भी मतलब पॉपुलर हुआ, एज वेल एज तेलुगु लिटरेचर भी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कन्नड़ और तेलुगु आपस में रिलेशन है इनके कल्चर्स में। क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर एक कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, पहली बात तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द विजयनगर पीरियड वाज गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। नाचना सोमनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है नाचना सोमनाथ, a court poet of Bukka one, produced a poetic work titled उत्तर हरि वंशम। बहुत इंपॉर्टेंट, नाचना सोमनाथ ने उत्तर हरि वंशम जो है वो लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कृष्णा देवा राया, द ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर एम्परर, वाज अ पोएट ऑफ ग्रेट मेरिट, राइट। कृष्णा देवा राया ने तमिल सॉरी तेलुगु लिटरेचर को प्रोपगेट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्का वगैरह ने भी, क्योंकि आए तो वो तेलुगु रीजन से ही थे, उन्होंने भी तेलुगु को पैट्रोनाइज, मतलब कुछ हद तक तो सपोर्ट किया ही तेलुगु लिटरेचर को, लेकिन वो कन्नड़ रीजन में स्टेब्लिश किया, तो उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर की तरफ ज़्यादा काम किया। आगे कन्नड़ लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से विजयनगर एम्पायर का जिक्र आएगा, राइट। सो यहाँ पर कृष्णा देवराय, तेलुगु के साथ कृष्णा देवराय को जोड़ेंगे, और कृष्णा देवराय के कोर्ट में मौजूद अष्ट दिग्गजों की बात करेंगे हम। ठीक है, हिज वर्क इज रिगार्डेड एज एक्सलेंट प्रबंध इन तेलुगु लिटरेचर। 8 तेलुगु लिटरेरी लुमिनरीज पॉपुलरली नोन एज द अष्ट दिग्गज या दिग्गजालू adorned his court, राइट। और वो कौन कौन है अष्ट दिग्गज, समझते हैं उनके लिटरेरी वर्क क्या क्या है, हमें ये ध्यान रखना है, राइट। अष्ट दिग्गज क्या है? बहुत बेसिक सवाल है। अष्ट दिग्गज क्या है? कृष्णदेवराय के कोर्ट में मौजूद 8 तेलुगु पोइट्स को अष्ट दिग्गज कहा जाता है, राइट। ये हैं वो अष्ट दिग्गज। सबसे पहले हैं अलासनी पेदन्ना,
नाउ अलासनी पेदना को पितामह ऑफ तेलुगु लिटरेचर या तेलुगु पोएट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जिन्होंने क्या लिखी है, ऑथर्ड मनु चरित्रम, यानी मनु की बायोग्राफी, मनु चरित्रम उन्होंने लिखा है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्र कविता पितामह या तेलुगु कविता पितामह। नेक्स्ट आएंगे नंदी तिमाना, जिन्होंने क्या ऑथर किया है, परिजात पहरणम, सॉफ्ट रोमांटिक पोएम्स है। उसके अलावा मदयगरी, हिज वर्क राजशेखर चरिता। अब राजशेखर चरित्र कौन है, अवंती के शासक हैं राजशेखर, उनके चरित्र के बारे में लिखा है, राइट, यानी कि उनकी बायोग्राफी लिखी है बेसिकली। इज अ प्रबंध डीलिंग विद द वॉर्स एंड लव ऑफ राजशेखर द किंग ऑफ अवंती। नेक्स्ट आएंगे धुर्जती, शिव डिवोटी, कंपोज टू पोएटिक वर्क्स ग्रेट मेरिट नोन एज कलहस्तवेश्वरा, कलहस्तेश्वरा महात्म्यम एंड कलहस्तेश्वरा शतकम। तो कल हस्तेश्वरा शब्द अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में भी किससे, धुर्जाति से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट आएंगे अय्यल राजू रामभद्र कवि, जिन्होंने क्या लिखा है, राम भूदायनम, ठीक है, एंड सकाल कथसरा संग्रहणम। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। देखिए अगर आप आंध्र प्रदेश पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनते हैं इसमें। अदरवाइज यूपीएससी इतना डीप में जाकर नहीं पूछेगा कि इसने क्या लिखा। अल्लासी पेदना के बारे में पूछा जा सकता है, इनके वर्क के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएंगे पिंगाली सुरना। पिंगाली सुरना ने कंपोज टू वर्क्स राघव पांड्यवियम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राघव और पांड्यवियम एंड कलपुराडोयम। In the former, he attempted literary feat telling the story of Ramayana and the Mahabharata simultaneously. ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिंगाली सुरान ने एक ऐसा एपिक लिख डाला, ठीक है, जिसमें उन्होंने रामायण के साथ कंटेम्पररी जो है वो महाभारत चलती हुई दिखा दी, ठीक है, जिसका नाम है राघवा पांडवियम, राइट। नेक्स्ट आएंगे राम राजा भूषणा, authored Vasucharitram. He was also known as Bhattumurti. His other works include Nar Sabhu Paliyam and हरीशचंद्र नलोपख्यम। तो देखिए इनके लिटरेरी वर्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो लिटरेरी वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पिंगाली सुरना का लिटरेरी वर्क इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट है तेनाली रामकृष्णम, ये है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट अष्टदिग्गज है, तेनाली रामकृष्ण। अब इन अष्टदिग्गजों के नाम इंपॉर्टेंट है, यहां पर सवाल बन सकता है क्या कि कवि का नाम लिख दिया या 3-4 कवि का नाम लिख दिया, मान लीजिए रामराज भूषणम, पिंगाली सुरनम, नंदी तिमाना, अलासनी पेदना, ठीक है, इन 4-5 कवियों का नाम लिख दिया और पूछ लिया गया है कि ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अष्टदिग्गज है। या इनमें से किसी एक का नाम जो है वो छोड़ दिया किसी और इधर उधर के पोएट का, यानी मान लीजिए जैसे अगत्यम का नाम जोड़ दिया, तोलकप्यम का नाम बीच में रख दिया, ठीक है, और अब बोला कि बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, क्या मतलब कोड्स के फॉर्म में भी सवाल आ सकता है ना। तो आपको पोएट्स के नाम तो ध्यान रखने ही है, तमिल लिटरेचर के, नॉट जस्ट तमिल सॉरी, बट द होल द्रविडियन लिटरेचर के, नॉट जस्ट द्रविडियन, जितना भी लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं उन सब के पोएट्स का नाम तो आपको ध्यान रखना ही है, या ऑथर्स का नाम जो है वो ध्यान रखना ही है, ठीक है। तेनाली रामकृष्णा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज कोर्ट जेस्टर। कोर्ट जेस्टर का मतलब जो होता है कोर्ट क्लाउन, जो मतलब जोक्स वगैरह करता है कोर्ट में, राइट, पहेलियां वगैरह बुझाता है। सो इस तरह की इमेज इसकी बनी गई है थ्रू आउट हिस्ट्री एंड एन इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ कृष्णदेवराया's कोर्ट। रामकृष्णा यानी तेलानी रामकृष्णा was author of Panduranga Mahatyam, which was considered one of the greatest epic works of Telugu literature. बहुत इंपॉर्टेंट है, तेनाली रामन का लिटरेरी वर्क आपको पता होना चाहिए, क्या लिखा है इसने, पांडुरंगा महात्म्यम, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज वर द अष्टदिग्गज ऑफ द कृष्णदेवरायस कोर्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कन्नड़ लिटरेचर। अभी हमने देखा तमिल और तेलुगु लिटरेचर, अब हम मूव करते हैं कन्नड़ लिटरेचर पर।
सो कन्नड़ लैंग्वेज डेवलप्ड फुली आफ्टर द 10th सेंचुरी सीई। उससे पहले कन्नड़ लैंग्वेज पैचेज में बोली जाती थी, लेकिन एक फुली डेवलप्ड लैंग्वेज के रूप में वो 10th सेंचुरी सीई यानी लेटर पार्ट ऑफ अर्ली मेडिवल एंड मतलब मेडिवल पीरियड जब शुरू होने लगा उस समय जो है वो कन्नड़ लिटरेचर डेवलप हुआ है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि जब क्या बोलते हैं भक्ति मूवमेंट जो है वो तमिल से निकलकर अब नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, तो जब वो कन्नड़ पहुंचेगा तो कन्नड़ लिटरेचर भी डेवलप होगा। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के साथ हम इन लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट को कनेक्ट करेंगे जब हम भक्ति मूवमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। द अर्लीस्ट नोन लिटरेरी वर्क इन कन्नड़ इज कविराज मंग रिटन बाय राष्ट्रकूट किंग नरिपतुंगा अमोघ वर्षा पहला फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट जो, क्योंकि कन्नड़ वाला रीजन है, यहाँ पर राष्ट्रकूट भी नजर आएंगे हमें। ठीक है, उसके अलावा और भी यहाँ पर विजयनगर एम्पायर भी रहेगा बाद में, राइट। सो कविराज मार्ग मार्ग हो गया, कविराज मार्ग मंग नहीं, कविराज मार्ग जो है वो किसने लिखी है, नरिपतुंगा अमोघ वर्षा पहला, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क। तो कन्नड़ भाषा का पहला लिटरेरी वर्क हमें कविराज मार्ग के रूप में देखने को मिलता है, जो कि किसने लिखा है, निरपतुंगा जो है वो टाइटल रख सकते हैं, लेकिन अमोघ वर्षा तो नाम आपको याद होगा। ठीक है, अमोघ वर्षा से रिलेटेड और कौन सा पॉलिटिकल फैक्ट मैंने आपको बताया था अमोघ वर्षा के बारे में, जो मैंने आप राष्ट्रकूट राज्यों के बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो आप मुझे अमोघ वर्षा से जुड़ा हुआ और पॉइंट बताएंगे। अमोघ वर्षा की राइवलरी और किस राज्य के साथ थी, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। अब कन्नड़ लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स, जैसे कि तेलुगु लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स अष्ट दिग्गजा, कन्नड़ लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स त्रिरत्ना, तमिल लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स संगम लिटरेचर, राइट। ये ध्यान रखना है आपको, राइट। पंपा, पोन्ना और रामा, ये तीन जो है वो क्या है, कन्नड़ लिटरेचर के जेम्स हैं। पंपा, नोन एज द फादर ऑफ कन्नड़, रोट हिज ग्रेट पोएटिक वर्क आदि पुराण। सो पंपा ने लिखी आदि पुराण एंड विक्रमजीव विजया इन द 10th सेंचुरी सीई। तो कन्नड़ लैंग्वेज को, कन्नड़ को मतलब एज अ प्रॉपर लैंग्वेज के रूप में और प्रॉपर लिटरेरी मतलब एक स्कॉलर लैंग्वेज के रूप में जो है वो डेवलप किया किसने, पंपा ने, राइट, जिनको फादर ऑफ कन्नड़ा कहा जाता है। पंपा लिव्ड इन कोर्ट ऑफ चालुक्य अरिकेसरी। सो अरिकेसरी नाम के चालुक्य रूलर के कोर्ट में जो है वो मतलब इनकी पैट्रोनेज के अंडर थे पंपा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा पोना एंड रना वर 2 अदर पोएट्स हु लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूट कृष्णा थर्ड। सो राष्ट्रकूट देख रहे हैं, राष्ट्रकूट क्या है, डायनेस्टीज हैं। ठीक है, मतलब राजा है राष्ट्रकूट, लेकिन हम टाइटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चालुक्य अरिकेसरी, ठीक है, राष्ट्रकूट कृष्णा तीसरा। तो ये इनके सरनेम है बेसिकली, लेकिन ये सरनेम पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं अपने आप को कहूं कि मैं कौन हूं, मैं चौहान विशाल हूं। ठीक है, पोना रोट एन एपिक नेम्ड शांति पुराण एंड राणा रोट अजीतनाथ पुराणों, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंपा, पोना और राणा, इन तीनों के लिटरेरी वर्क आपको ध्यान रखने हैं। पंपा ने लिखी आदि पुराण, पोना ने लिखी शांति पुराण, राणा ने लिखी अजीनाथ पुराण। ठीक है, या आदिनाथ पुराण भी लिखा होता है कई जगह पे। ठीक है, लेकिन अजीतानाथ पुराण आप कह देंगे, पूरा नाम ही रहेगा इसका। टुगेदर पंपा, पोना एंड राणा अर्न द रत्न त्रय या त्रिरत्न कहा जाता है इसको, इनको, किसका, कन्नड़ लिटरेचर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द 13th सेंचुरी न्यू फीट्स वर अचीव्ड इन कन्नड़ लिटरेचर। 13th सेंचुरी आते आते, ये तो 10th सेंचुरी की बात है, 13th सेंचुरी आते आते जब विजयनगर एम्पायर डेवलप हो गया, उसके बाद विजयनगर एम्पायर डेवलप हुआ, तब और कई सारे कन्नड़ जो है वो पोएट्स आकर सामने आए। ये हैं वो हरीश वरा ने क्या लिखी, हरीश चंद्र काव्य एंड सोमनाथ चरित्र। उसके अलावा बंधु वर्मा ने क्या लिखी, हरि हरिवंशम भूदया एंड जीवा संबोधना। रुद्र भाट ने क्या लिखी है, जगन्नाथ विजया, जगन्नाथ को जब जीत कर लाए गए। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में ही लिखा है बेसिकली इन्होंने, राइट। उसके अलावा आनंदया ने क्या लिखी, मदन विजया कविगार कवा इज अ वर्क इन प्योर कन्नड़ा विदाउट मिक्सचर ऑफ संस्कृत वर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आनंदया इज आनंदया ऑथर के जो वर्क्स है रिटन इन प्योर कन्नड़ा। उसके अलावा
मल्लिकार्जुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्लिकार्जुना ऑथर ने क्या लिखी है? सुक्ति सुधवर्णा, द फर्स्ट एंथोलॉजी इन कन्नड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा केसी राज द्वारा या केसी राजा द्वारा क्या लिखी गई है? तो शब्द मणि दर्पणा और ग्रामर ऑन ग्रामर आर टू अदर स्टैंडर्ड वर्क्स इन कन्नड़। सो शब्द मणि दर्पणा जो है वो ग्रामेटिकल वर्क है किसका? कन्नड़ लैंग्वेज का, रिटन बाय केसरी राज। सो दीज आर अदर कन्नड़ ऑथर्स 13th सेंचुरी या विजयनगर एम्पायर के दौरान के ये कन्नड़ ऑथर्स हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ लिटरेचर फ्लरिश कंसिडरेबली बिटवीन 14th से 16th सेंचुरीज अंडर द पैट्रनेज ऑफ विजयनगर किंग्स। Poets of all religious groups made an important contribution to it. An eminent poet of this period was the great सर्वजना। ठीक है, यहां पर सर्वजना का नाम मेंशन नहीं है। पॉपुलरली नोन एज पीपल्स पोएट। हिज एफोरिस्टिक त्रिपदी, त्रिपदी जैसे दोहे में दो लाइंस लिखी होती हैं, ठीक है, कुराल में 3 लाइंस कुराल में भी 2 लाइंस लिखी होती हैं। जो त्रिपदी है एज द नेम सजेस्ट इसमें 3 लाइंस लिखी होती हैं, ठीक है। कंपोजिशंस सर्व एज सोर्स ऑफ विजडम एंड एथिक्स। सो एथिक्स के ऊपर लिखा है किसने? सर्वजना ने त्रिपदी लिखी है, ठीक है। स्पेशल मेंशन वे मेड टू होनमना, होनमा या होनमना, परहैप्स द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पोएटेस ऑफ कन्नड़ा। नाउ यहां पर फीमेल पोएट के बारे में जिक्र कर देते हैं हम। तो एक पोएटेस जो है वो कन्नड़ लिटरेचर की, क्या नाम है उनका? होनमा। हर हदिबेद्य धर्म यानी ड्यूटी ऑफ अ डिवाउट वाइफ इज कंपोडियम ऑफ एथिक्स। अगेन एथिक्स पर किताब है। एक महिला, एक खासतौर पे एक विवाहित महिला के एथिक्स क्या होने चाहिए? हदिबेद्य धर्म। मैनी जैन स्कॉलर्स फ्लरिश, क्योंकि सेक्युलर लिटरेचर रहा है, द्रविडियन लिटरेचर बहुत हद तक सेक्युलर लिटरेचर रहा है, क्योंकि जैन पॉपुलेशन 1/3 द्रविड़ पॉपुलेशन जैन थी, ठीक है। सो जैन लिटरेचर को राजाओं द्वारा पैट्रनेज प्रोवाइड किया जाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट। कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कन्नड़ लिटरेचर लाइक माधवा रोट धर्मनाथ पुराण ऑन द 15th तीर्थंकर धर्मनाथ। तो धर्मनाथ का पुराण और उरित विलास ने लिखा है धर्म परिक्षय। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कन्नड़ जैन लिटरेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैंने आपको तमिल जैन लिटरेचर भी पहले लिखवाया। मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे एक तमिल जैन लिटरेचर, एक लिटरेरी वर्क है, उसका नाम क्या है, ठीक है, तमिल जैन लिटरेचर है वो। नेक्स्ट बात करते हैं मलयालम। मलयालम लिटरेचर पर आते हैं अब। मलयालम इज स्पोकन इन केरला एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। द लैंग्वेज ऑफ मलयालम emerged around 11th century. सो कन्नड़ 10th, ठीक है। तेलुगु भी, तेलुगु जो है वो उससे बाद में डेवलप हुई थोड़ा सा, 10th के बाद में 13-14 सेंचुरीज के आसपास जो है वो मतलब एक एज अ लिटरेरी या एक स्कॉलर लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुई। एंड मलयालम जो है वो 11th सेंचुरी के आसपास एक स्कॉलर लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुई है। उससे पहले बोली जाती थी लेकिन लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो नहीं डेवलप हुए थे, राइट। सो 11th सेंचुरी द अर्लीस्ट नोन एक्सटेंट लिटरेरी वर्क इन मलयालम इज रामचरित्रम, यानी कि बेसिकली रामचरित्रम क्या है? भगवान राम की बायोग्राफी है। एन एपिक पोएम रिटन बाय चेरणम। तो बेसिकली क्या है? ये एक रामायणा की मलयालम वर्जन है, राइट। इन द सब्सिक्वेंट सेंचुरीज बिसाइड्स अ पॉपुलर पुत्तू, पुत्तू यानी कि सॉन्ग लिटरेचर है, ऐसी पोएम्स जिनको गाया जा सकता है उनको पत्तू कहा जाता है, ठीक है। लिटरेचर द मनी परवलम पोएट्री ऑल्सो फ्लरिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तू क्या होता है देखते हैं। फॉर द फर्स्ट 600 years ऑफ मलयालम कैलेंडर, Malayalam literature remained in preliminary stage. During this time, Malayalam literature consisted mainly of various genres of song. पत्तू बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। पत्तू क्या है? यानी कि 10th सेंचुरी से 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी तक मलयालम लिटरेचर पत्तू के फॉर्म में था, यानी सॉन्ग्स के फॉर्म में था। फिर धीरे धीरे मलयालम लिटरेचर में और भी मतलब टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो डेवलप हुए, यानी कि एपिक्स के रूप में, अलग अलग तरह की पोएम्स के रूप में प्लेज वगैरह डेवलप हुए हैं, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दीज वर्क्स वर प्रेजिंग द गॉडेस ऑफ लैंड, ballads of brave warrior, songs related to work of particular caste and songs intended just for entertainment. So songs हैं। अब साउथ इंडिया कल्चर मैंने आपको बताया वॉरियर्स को वो बहुत प्रेज करते हैं,
तो वॉरियर से रिलेटेड सॉन्ग्स, गॉड गॉडेसेस से रिलेटेड सॉन्ग्स, है ना, ठीक है, कॉमन चीज है ये। उसके अलावा किंग्स से रिलेटेड बैलेड्स और सॉन्ग्स आ जाएंगे, ठीक है, और एंटरटेनमेंट, लव से रिलेटेड और अन्य जीवन की जितनी भी मतलब गतिविधियां चल रही हैं उससे रिलेटेड एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग्स। तो बेसिकली पत्तू का ट्रेडिशन जो है वो चला है मलयालम लिटरेचर में फर्स्ट 600 ईयर्स, 10th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक, ठीक है, ये 16th सेंचुरी रख लीजिए चलो। बाय द 15th सेंचुरी मलयालम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। भास कौटिल्य कंटेम्पररी ऑन अर्थशास्त्र एंड कोक संदिसन आर टू ग्रेट वर्क्स। अब जो है वो धीरे धीरे 15th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे अन्य लिटरेरी वर्क यानी पत्तू के अलावा अन्य लिटरेरी वर्क मलयालम में डेवलप होने शुरू हुए। तो भास कौटिल्य क्या है, अर्थशास्त्र पे एक कमेंट्री है, यानी अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा है वो भास कौटिल्य के नाम पर बताया गया। उसके अलावा कोका सदिसन जो है वो इसी तरह की स्टोरी है जो कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताती है। उसके अलावा राम पानिकर एंड रामानुज एजुथचान जो है वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मलयालम स्कॉलर्स हैं, नाम ध्यान रखना है आपको, राम पानिकर और रामानुजम एजुथचान, ऑल्सो नोन एज ऑथर ऑफ मलयालम लिटरेचर, और 15th सेंचुरी के बाद डेवलप हुए हैं ये ऑथर्स, दो इट डेवलप मच लेटर कंपेयर टू अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। सो सबसे लेट में डेवलप हुई द्रविड़ लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे मलयालम। इससे पहले जो ट्राइबल, जो मतलब समझ रहे हैं, जो ट्राइबल एरिया है, जो ग्रामीण पॉपुलेशन है चेर किंगडम के अंडर, वो मलयालम और उसके कई सारे डायलेक्ट जो है वो बोला करते थे, ठीक है, लेकिन एज अ प्रॉपर लैंग्वेज मलयालम जो है वो डेवलप हुई है 10th सेंचुरी के आसपास। उस पर लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ और ब्रॉड लेवल पर, बड़े लेवल पर मलयालम लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क जो है वो आपको 15th-16th सेंचुरी के बाद डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लास्ट बात करते हैं पर्शियन लिटरेचर की, ठीक है। तो पर्शियन लिटरेचर, दिल्ली सुल्तान और मुगल्स अपने साथ पर्शियन लिटरेचर लेकर आए, जिसमें पर्शियन लिटरेचर सबसे ज्यादा मुगल्स के टाइम में लिखा गया है। इतना लिखा गया है जितना ईरान में नहीं लिखा गया, उतना मुगल्स के टाइम में पर्शियन लिटरेचर लिखा गया, ठीक है। पर्शियन लिटरेचर आर लैंग्वेज केम टू इंडिया विद गजनविड्स एंड गुरिड्स। तो सबसे पहले तो घोरी, और पहले गजनवी और फिर उसके बाद घोरियों के साथ जो है वो पर्शियन लैंग्वेज इंडिया पहुंची। The amount of Persian literature composed in Indian subcontinent up to 19th century is larger than that produced in Iran during the same period. जहां की ये लैंग्वेज है वहां पर उतना लिटरेरी वर्क नहीं लिखा गया जितना इंडिया में लिख दिया गया, ठीक है। The rule of Khalji dynasty was noticeable period for Persian literature in India. The two contributors of the time being Amir Khusro and Sheikh Najmuddin Hasan. तो अमीर खुसरो के साथ पर्शियन लैंग्वेज का लिटरेचर जो है वो इंडिया में स्ट्रेंथ पकड़ता है। उससे पहले पर्शियन लिटरेचर था, ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था, अरबी लिटरेचर ज्यादा स्ट्रांग था। अमीर खुसरो के आने के बाद पर्शियन लिटरेचर ज्यादा स्ट्रांग होने लगा। अमीर खुसरो से पहले अरबी लिटरेचर का एग्जाम्पल आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे क्या है, ठीक है, गजनविड के पीरियड का, गजनी के पीरियड का, और फिर उसके बाद घोरी के पीरियड का भी अरबी लिटरेचर किसने लिखा है और क्या लिखा है, ठीक है। अमीर खुसरो वॉज प्रोफिलिक राइटर हुज 5 लिटरेरी मास्टरपीसेस। ये अमीर खुसरो के 5 लिटरेरी मास्टरपीसेस हैं, इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले खमसै। अब खमसै जो है वो ट्रेडिशनल स्टोरी है पर्शियन रीजन की, वहीं से चली आ रही है। उसके अलावा दोज ऑफ कंपोज्ड एज अ रिजॉइंडर टू दोज ऑफ नजमी वर मुतला अल अनवर। उसके अलावा नेक्स्ट है स्तिरिन खुसरो। अब स्तिरिन या शेरिन खुसरो अगेन एक इंपॉर्टेंट जो है वो स्टोरी है। ये पर्शियन और अर्मेनियन, मतलब पर्शियन रूलर की लव स्टोरी है, वहाँ के रूलर की, ठीक है। उसके अलावा लैला मजनू अगेन एक लव स्टोरी। आयने सिकंदरी जो है वो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताती है। हश्त बिश्त जो है वो एथिक्स के बारे में बोलती है थोड़ा सा, ठीक है। वैसे हश्त बिश्त का मतलब होता है हेवन, 7वां हेवन, राइट, बट स्टिल ये थोड़ा सा एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में जानकारी देती है। आपको इतना डीप में नहीं जाना है कि क्या लिटरेरी वर्क क्या बोल रहा है, राइट। आपको टर्म समझ रहे हैं, TRF पर ध्यान देना है, टर्म किस रीजन की है और किस क्या फीचर है। फीचर यहाँ पर आपको ऑथर का नाम ध्यान रखना है बस, राइट। तो ये अमीर खुसरो के 5 लिटरेरी वर्क हैं, इन पर सवाल बन सकता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, मुगल्स की बात करें।
उसके अलावा दिल्ली सुल्तानों में मैंने आपको बहुत, दिल्ली सुल्तानों में और मुगल्स में मैंने आपको बचा खुचा लिटरेचर सारा करवा दिया है। सो अगर आपने, तभी मैं बोलता हूँ ये एक सीरीज है, जो चीज़ें मैंने करवा दी उनको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। उन सेशंस को थॉरली फॉलो करें और उनमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको नोट डाउन कीजिएगा। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और लिटरेरी वर्क पर मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस करूँ उतना कम है, और मैंने इतना स्ट्रेस किया है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मैंने आपको बताया है कि लिटरेरी वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल घुमा फिरा कर यूपीएससी लिटरेरी वर्क्स पर पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट यूपीएससी, अन्य एग्जामिनेशंस के लिए भी लिटरेरी वर्क्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर बॉट अ न्यू एरा ऑफ इंडो पर्शियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने आपको मुगल्स के आने पर किस तरह पर्शियन जो कल्चर है वो इंडिया के कल्चर के साथ जुड़ता है और एक इंडो इस्लामिक कल्चर हमें डेवलप होता हुआ नजर आता है। दो इस्लामिक जो है वो लोग पहले से मौजूद थे दिल्ली सुल्तानों के रूप में, लेकिन मुगल्स बड़े लेवल पर इंडो इस्लामिक कल्चर मतलब एक फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर सके। ठीक है, बाबर ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है तुजु की बाबरी में। ठीक है, चगताई तुर्की में तुजु की बाबरी लिखी गई है शुरुआत में, लेकिन फिर इसको बाद में फारसी में इसका ट्रांसलेशन जो है वो किया गया, मेमोयर्स ऑफ बाबर। इन टर्किश, टर्किश में भी कौन सी, चगताई, क्योंकि जो खुरासनी, सॉरी नॉट खुरासनी, सॉरी खुरासनी गलत बोल दिया मैंने, मतलब जिस रीजन से बिलोंग करते हैं बाबर वहां पर चगताई तुर्की बोली जाती है। ठीक है, टर्किश विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज बाय अब्दुल रहीम खाने खाना। अब अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो अकबर की कोर्ट के नवरत्न है। अब मुझे बताएंगे किसके पुत्र हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, सो तुजुके बाबरी को बाबरनामा के रूप में फारसी में किसने ट्रांसलेट किया, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्यों, क्योंकि तुझके बाबरी अकबर पढ़ना चाहते थे और अकबर को चगताई तुर्की नहीं आती थी। ठीक है, हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम वॉज प्रोज राइटर रोट हुमायूं नामा। सो हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। इन द रेन ऑफ अकबर सेवरल पोएट्स केम इनटू पर्शिया। सो अकबर के टाइम में कई पोएट्स जो है वो पर्शिया से भारत पहुंचे हैं। पर्शियन कोर्ट के रूप में जो है वो अकबर की कोर्ट डेवलप भी हुई है और काफ़ी पर्शियन जो है वो स्कॉलर आए हैं। उसके अलावा हिंदी स्कॉलर भी रहे हैं, कुछ फारसी स्कॉलर्स ने हिंदी में भी लिखा है। तो अकबर के रेन में मैंने उन सब का जिक्र जो है वो किया था, तो इसलिए आज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हिस्टोरिकल वर्क बाय रिटन बाय अबुल फैजी, अकबरनामा एंड आईन अकबरी। ठीक है, तो अबुल फैजी के जो 3 वॉल्यूम में उसमें अकबरनामा आईन अकबरी आती है, राइट। उसके अलावा मुल्ला निजामुद्दीन अहमद हरवाई की तबाकत अकबरी, अकबर का क्या है ये बेसिकली बायोग्राफी है, और जहांगीर रोट तुजु के जहांगीरी। ठीक है, जबकि इसने फारसी में लिखी है ये तुजु के जहांगीरी, चगताई तुर्की में नहीं लिखी, इसको आती नहीं थी। जब अकबर को नहीं आती थी तो आगे वालों को कैसे आएगी। ठीक है, लेकिन नाम इसने तुजु के जहांगीरी रखा है, राइट। ऑल्सो अ गुड पर्शियन वर्क। औरंगजेब वॉज अ ग्रेट स्कॉलर हुज मास्टरी ओवर पर्शियन लैंग्वेज इज वेल नोन। औरंगजेब वॉज अ स्कॉलर, लेकिन मैंने आपको बताया ना फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसने सभी स्कॉलर्स को भगा दिया, बट स्टिल उसने अपने कोर्ट से तो भगा दिया, लेकिन नोबल्स ने तो पैट्रोनाइज किया हुआ था। तो ऐसे में हिस्टोरिकल वर्क औरंगजेब के टाइम का निकल कर आता है। क्या, अगिल खां लिखते हैं, अगिल खां रजीज जफरनामा आलमगीरी, मिर्जा मोहम्मद काजिम्स की आलमगीरी नामा, भीमसेन की दैल कुश और दारा शिकोह की सरे अकबर कंटेन्स अ पर्शियन रेंडरिंग ऑफ 52 उपनिषद। उपनिषदों को लिखा है दारा शिकोह ने सरे अकबरी के नाम से, राइट। सो देखिए, अभी मैंने ज्यादा पर्शियन लिटरेचर के बारे में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पर्शियन लिटरेचर मैंने, जब मैं मुगल एम्पायर के बारे में बता रहा था तो पर्शियन लिटरेचर वहां पर मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, काफी ज्यादा लिटरेरी सोर्सेस में मैंने बहुत सारे जो है वो पर्शियन लिटरेचर ऑलरेडी डिस्कस किए थे। यहाँ पर केवल मैंने वही पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो पिछले सेशंस में मैंने, मतलब मेजॉरिटी ऐसे पॉइंट्स हैं जो पिछले सेशंस में इन्वॉल्व नहीं किए हैं। अदरवाइज पर्शियन लिटरेचर जो मैंने मुगल टाइम्स करवाया ना, मुगल एम्पायर जो समझाया है, उसमें मोस्टली जो पर्शियन लिटरेचर का वर्क है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो इधर आकर आज का हमारा इंडियन लिटरेचर का टॉपिक जो है वो होता है खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं रिलीजियस फिलोसफी। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रिलीजियस फिलोसफी वाले टॉपिक का वेट कर रहे हैं, अब जाकर फाइनली वो टॉपिक हमारा शुरू होगा। ठीक है, इस वीडियो के, इस पूरे सेशन के पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। और एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल
के साथ स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, टेस्ट सीरीज के बगैर काम नहीं चलेगा। स्टडी मटेरियल आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा, ऑलरेडी नोट्स होंगे उसमें आप अपने नोट्स ऐड करते जाइए, ठीक है। और अगर आप 2 साल का प्लान परचेज करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो साथ में अन अकेडमी का प्रॉमिस। तो इससे ज्यादा फीचर्स और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी किधर भी आप यूपीएससी सीएससी के लिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए अगर जाएंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही तैयारी होगी, ठीक है, अन अकेडमी से बेटर ऑफर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज करें मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री, टू गेट द 10% डिस्काउंट एंड शो सम सपोर्ट। उसके अलावा मेरी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के सेशन में केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।